नमस्कार, वंदे मातरम। देखिए साथियों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है वो कभी न कभी रेलवे में पूछे गए प्रश्न है और साथ ही साथ कुछ नए प्रश्न को भी इंक्लूड किया गया है। तो बस ये प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को अच्छी कर सकें। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता हो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने बेहतरीन सेशन का, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। देख लीजिए, बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न है। आप जिस प्रश्न का उत्तर जानते हो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग डिस्कशन के साथ प्रश्न को करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, किस त्यौहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में 6/10/2022 के दूसरे शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है मकर संक्रांति, होली, रक्षाबंधन या दशहरा। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, मकर संक्रांति। और यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं आगे बढ़ के। देखिए, यहाँ पे लिखा है कि जनवरी माह में मनाए जाने वाले त्यौहार मकर संक्रांति को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। देखिए, 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने है। कह रहा है कि मरुश्री के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा कौन सी है? आप किस शिफ्ट में और कब यह प्रश्न पूछा गया है बस आप देखते रहिएगा। ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, हॉर्नबिल महोत्सव, गोवा कार्निवल या पुष्कर मेले। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, जैसलमेर डिजर्ट्स, मतलब जो रेगिस्तान होता है, फेस्टिवल। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ। कह रहा है कि इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं नटवर सिंह, प्रियंका वाड्रा, जयराम नरेश या फिर सोनिया गांधी। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, जयराम रमेश। आइए इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आप देख लीजिए कि कुछ बातें यहाँ पे दी गई हैं। जयराम नरेश द्वारा लिखी गई पुस्तकें निम्नवत हैं। इनके द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई है जो आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर जो 2017 में लिखा गया है, ओल्ड हिस्ट्री न्यू ज्योग्राफी 2016 में लिखा गया है, ग्रीन सिग्नल्स इकोलॉजी ग्रोथ 2015 में लिखा गया है, जयराम नरेश के द्वारा। इस बात को ख्याल कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 के साथ। अब देख लीजिए, कह रहा है कि वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? अब आप देख लीजिए, ऑप्शन है चेतन भगत, मार्क टूली, ब्रैड स्टोन या अश्विन सांघी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, चेतन भगत। देखिए, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, आपकी तैयारी में बिल्कुल आपको हेल्प करेंगे। हम इसी तरह रोज़ वीडियो लाते रहेंगे, आप बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न 5 नंबर है, अरुण शैरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, अनीता देसाई, अनीता गेट्सवेल, अनीता गेट्स ए लाइफ या अनीता गेट्स दी बॉल। तो देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, अनीता गेट्स बेल। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। प्रश्न 6 आपके सामने है, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है, मतलब किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, नयनतारा सहगल, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति रॉय या फिर शोभा डे। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, झुम्पा लाहिड़ी। इनके द्वारा और भी कुछ बातें लिखी गई हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 के साथ। कह रहा है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग
इट माई वे रखा गया है। तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विनोद कांबली या फिर कपिल देव। तो प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 के साथ। डैश मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। बिहू, थांगता, बगुरुम्बा या रूफ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को जाएगा, थांगता। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 के साथ चलते हैं। देखिए प्रश्न आपको इजी भी लगेंगे और थोड़ा मुश्किल भी लगेंगे, क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस के प्रश्न हैं, तो आपको तो इसको गौर करके देखना ही होगा। कह रहा है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू हुआ है होता है, जो लगभग अस्तित्व में आई थी। मतलब कब अस्तित्व में आया था? 2500 ईसा पूर्व, 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व या फिर 6500 ईसा पूर्व। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेंगे हम लोग। 2500 ईसा पूर्व जो अपना सिंधु घाटी सभ्यता है वो अस्तित्व में आया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 के साथ। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। अब क्या बनाने के लिए जी, तो ऑप्शन पड़ेगा, बाकी मैं इसका करेक्ट बताऊँ, कांस्य बनाने के लिए। ठीक है, कांस्य बनाने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबे और टीन को मिलाकर बनाते थे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ आगे बढ़ के। पहला शीशा है, कांस्य है, लोहा और सोना है। करेक्ट आंसर कांस्य के साथ चलेगा। अब यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, स्क्रीनशॉट करके पढ़ सकते हैं। आगे है 11 नंबर प्रश्न, देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न भी है, देख लीजिएगा। कह रहा है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या आजमगढ़। बिल्कुल, आप सिंधु घाटी सभ्यता में ऊपर के तीनों जगहों का नाम बिल्कुल पढ़े होंगे, लेकिन आजमगढ़ यूपी में जो है उसको नहीं पढ़े होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन डी हो जाएगा कि आजमगढ़ ही सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या, देख लीजिए इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जान लीजिए। करे कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, बहुत विकसित सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चुनहुदरो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगन। और कह रहा है कि अर्थात हिंदू सभ्यता में आजमगढ़ जो कि यूपी में है का कोई स्थान नहीं है। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 के साथ। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। अब देख लीजिए, जो सिंधी भाषा है, उसी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। थोड़ा स्पीड में चलते हैं, और भी वीडियो जाएंगी, इस बार इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 के साथ। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं। अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में मतलब हम लोग संविधान जो भी है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, जो कुछ भी है, सब अलग अलग देशों से ली गई है। तो वही बोला कि कितने देशों से ली गई हैं, तो इसका करेक्ट आंसर 10 देश होगा। ठीक है, इसको आप ख्याल कीजिएगा। बाकी मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, है 13, 6, 7 या फिर 10। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 देशों से अलग अलग विशेषताएं अपने संविधान में ली गई हैं। और 10 देशों के नाम मैं आपको सामने दिखा देना चाहता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं, और किस देश से क्या विशेषताएं ली गई इसको आप देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, ब्रिटेन है, आयरलैंड है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जर्मनी है, रूस है, जापान है और दक्षिण अफ्रीका है। सबसे कुछ न कुछ लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 के साथ। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? बिल्कुल BN राव। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्शन पड़ेगा सच्चिदानंद सिन्हा, KM मुंशी, BN राव या फिर MN रॉय। MN राय होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, MN राय। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके, फिर वीडियो को पॉज करके। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न तो बड़ा है लेकिन इजी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है?
किसी भी फैक्ट्री में अगर काम करना चाहता है कोई, तो कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो ऑप्शंस के अनुसार देख लीजिएगा, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, 16, 14, और करेक्ट आंसर यहाँ है 18 वर्ष। सॉरी, इसको थोड़ा एक बार देख लिया जाए। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष है। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा गैर जोखिम युक्त कार्यों में नियोजित का प्रतिबंध नहीं करता है। बाल श्रम अधिनियम 14 में इसको भी ख्याल कीजिएगा। बाकी इस प्रश्न में मुझे थोड़ा संदेह है, आप इसका अगर सही उत्तर जानते हो तो बता दीजिएगा कि 14 वर्ष मिनिमम है या फिर 18 वर्ष है। ठीक है, आप बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 के साथ। कह रहा है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, जिनको चुना गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और कब चुना गया था जी? देख लीजिए, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था यहाँ पर, और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 के साथ चलते हैं। कह रहा है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? बिल्कुल, संविधान का जो भी मसौदा है वो तैयार कौन किए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चलेगा। देख लीजिएगा कब किए हैं। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? और देखिए, कंप्यूटर से प्रश्न है, हार्ड डिस्क आप समझते होंगे, फिर बेमिन बड्डी, CPU या फिर मदरबोर्ड। तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही होगा, हार्ड डिस्क होगा। ठीक है, हार्ड डिस्क होगा। और क्यों होगा आप समझते चलिए, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कह रहा है कि हार्ड डिस्क CPU तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें CPU, रैम आदि सन्निहित होती है। बेसिन बॉडी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है, अतः दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। कौन जी? बेसिन बॉडी। सॉरी भाई, करेक्ट आंसर बेसिन बॉडी होगा। बेसिन बॉडी, सॉरी ये नहीं होगा, बेसिन बॉडी होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 के साथ। देखिएगा, कह रहा है कि बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। मतलब किस राज्य में स्थित है? गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर मेघालय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा, गोवा में स्थित है। इसके एक्सप्लेनेटर आपका पढ़ लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है। 20 नंबर है कि वेणुवन बौद्ध विहार मठ निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, त्रिपुरा में स्थित है। आगे है कि भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान से साथ सुमेलित नहीं है? चर्च और स्थान कौन सुमेलित नहीं है, देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा कि यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च जो है वो पुंडुचेरी में नहीं है, कहाँ है? नैनीताल उत्तराखंड में है। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा कि ये गलत है। बाकी सारे के सारे आप देख लीजिए, आपके काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 के साथ। कह रहा है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के लगभग डैश भाग में फैला है। बिल्कुल, 2.3%, कहीं कहीं 4 भी देता है। 2.3% पूरे भूखंड का इतना प्रतिशत पर भारत फैला हुआ है। NCERT में दिया है 2.4 में, बोला ना हमने, देख लीजिए यहाँ पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल है? आपको खूब अच्छे से पता होगा, माउंट आबू, शिमला, जम्मू या द्रास। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। पढ़ लीजिए इसके बारे में। भारत का सबसे ठंडा आवासीय ऐसा द्रास है। द्रास लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है जिसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा से नहीं गुजरता है, बाकी सबसे गुजरता है। और मैं आपको बता दूं कि किन किन राज्यों से गुजरता है, इसको भी। टोटल कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है जी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, जिसमें उड़ीसा का स्थान नहीं है।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 के साथ। और कि भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल 7 देशों के साथ। और कौन कौन 7 देश हैं जी, इसको भी आप देख लीजिएगा, जो कि भारत के पड़ोसी ही हैं। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। आज का अपना अंतिम प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में है या राजस्थान में है? आप इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा और हम मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए आपसे यही सुझाव है, बस आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपकी तैयारी में आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके साथ पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।